उदयपुर गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रतन दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। रतन के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वो दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह रतन खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे बेटा, इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रहूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर रतन अपनी खाने की प्लेट भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी रतन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का क्या खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है, लेकिन भूषण को भी भूख लगी होती है। वो रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं होता। चलो कोई काम देखता हूं, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब रतन घर से निकलता है, तभी गांव का श्यामलाल रतन को देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूं। अभी रतन को बुलाता हूं, तुम देखना और कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। अब श्यामलाल रतन को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हालचाल है श्याम भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ रतन भाई, खेतों से अभी 5 बोरियां और लानी बाकी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं श्याम भाई, चलो चलो मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल रतन से कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है, लेकिन रतन तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। बोरियां रखने के बाद श्यामलाल रतन से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया रतन भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां डोते डोते रात हो जाती है। कई घंटे बोरियां डोने के बाद रतन थक जाता है। अब वो चमन लाल की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। रतन नींद में होता है और दरवाजा खुलता है तो देखता है उसका पड़ोसी कमलेश अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे कमलेश, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? क्यों ना मारू मेरी पत्नी, मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख कमलेश, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। अरे रतन बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझना मतलब अपना सर दीवार पर मारने वाली बातें हैं। जरूर सुबह सुबह सपना से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। इतना कहकर कमलेश फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है, लेकिन रतन से ये सब देखा नहीं जाता और वो कमलेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोर का तमाचा लगाता है। ये देखकर सारे गांव वाले, बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे रतन भाई, आपने बिल्कुल सही किया, इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। रतन, ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे चाहिए, अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं मिले ना तो मैं इसे और भी मारूंगा और फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। ये ले पैसे और जा यहां से, और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगी तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे। उनमें से एक औरत रतन से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप हो, ना कि वो दुर्जन सिंह। अरे हाँ हाँ बिल्कुल रतन भाई,
गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस दुर्जन सिन्हा के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात, कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। रतन गांव वालों की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग रतन को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है। सरपंच बौखला जाता है। क्या इस रतन की इतनी हिम्मत, खाने को तो लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मालिक गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो रतन ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना रतन आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा रतन हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग रतन को सरपंच बना देते हैं, और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच चालाकी से राशन में मिलावट करवा देता है, जो रतन को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुमको सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा, और समय पर भी। अरे हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे गांव का कार्यभार संभालने का जम्मा दिया है, इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ कीजिएगा। अरे हाँ रतन भाई, अब गांव में तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता है। गांव में राशन बंटने के बाद सभी खुश थे, क्योंकि उनको पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच दुर्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच रतन ने मिलावटी राशन दिया है। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर रतन से सवाल करते हैं, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया, और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। रतन बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हो काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ, तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां सरपंच दुर्जन सिंह आ जाता है। अरे हाँ, इसे अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सारे गांव वाले मिलकर रतन को गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि ये सारा किया कराया उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद रतन काफी दूर आ जाता है। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा। आज उसी गांव में मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैं गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच दुर्जन सिन्हा को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें रतन भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और रतन का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वो दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो रतन के बारे में बात कर रहे थे। अब वो घबराता हुआ सरपंच के घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों रतन के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में रतन ने आत्महत्या कर ली है, और ये करीब एक सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। और मालिक, ये बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बातें कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। रतन ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि रतन ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि रतन ने आत्महत्या कर ली है। कुछ दिनों बाद रतन सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने रतन है, मतलब रतन का भूत। मालिक, ये रतन का भूत ही लगता है।
ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में मरना नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। इतना कहकर सरपंच का नौकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जैसे जैसे रतन आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर था। वही रुक जा रतन का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है, अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, ना कि रतन ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप लोगों के सामने है। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच के जगह रतन को गांव का सरपंच बना देते हैं और रतन से माफी मांगते हैं। वो लोग सरपंच की बातों में आ गए थे और बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।